हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर नंबर 5 समकालीन विश्व की सुरक्षा का प्रथम भाग है। नए सिलेबस के अनुसार चैप्टर नंबर 5 और पुरानी बुक के अनुसार चैप्टर नंबर 7 है समकालीन विश्व की सुरक्षा। इस वीडियो में हम जानेंगे सुरक्षा क्या है, सुरक्षा की कौन कौन सी धारणाएं हैं, कौन कौन सी कोटियां हैं, इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं अपन आज का ये वीडियो अध्याय नंबर 5 सुरक्षा क्या है। सुरक्षा क्या है? तो सुरक्षा क्या है? सबसे पहले सुरक्षा है वो है क्या? व्यापक अर्थ में अगर बात करें सुरक्षा की तो गंभीर खतरे यानी ऐसे खतरे जिन्हें रोकने के उपाय नहीं किया तो अपूर्ण क्षति हो सकती है। केंद्रीय मूल्य को सुरक्षा है। सुरक्षा के अंदर केंद्रीय जो मूल्य होते हैं, केंद्रीय मूल्यों को खतरा होता है और वो खतरा इस तरीके का हो कि अगर इन्हें रोका नहीं गया तो अपूर्ण क्षति है वो हो सकती है। सुरक्षा का मतलब सीधा सीधा होता है, बुनियादी अर्थ इसका होता है खतरे से आजादी। क्या होता है? खतरे से आजादी। खतरे से आजादी तो किससे बचा जाए? मानव का जो अस्तित्व होता है और किसी भी देश का जीवन हमेशा खतरों से भरा हुआ होता है। आदमी जब भी अपने घर से बाहर कदम निकालता है तो उसके अस्तित्व अथवा उसके जीवन यापन के तरीकों को किसी न किसी अर्थ में खतरा जरूर होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि हर जगह ही खतरा हो या हर किसी के खतरे से उनकी रक्षा की जाए। तो कुछ लोग जो विषय का अध्ययन करने वाले थे उन लोगों ने कहा कि जो केंद्रीय मूल्यों का खतरा होता है जिससे अगर नहीं रोका जाए तो अपूर्ण क्षति हो सकती है, उनसे सुरक्षा जरूरी होती है। और इसके दो तरीके, जो सुरक्षा है उसके दो प्रकार बताए, दो तरीके कोटि है इसकी। एक पारंपरिक धारणा और दूसरी है अपारंपरिक धारणा। पारंपरिक धारणा क्या होती है? राष्ट्र की सुरक्षा। पारंपरिक जो धारणा होती है इसमें क्या होगा? राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र से संबंधित सुरक्षा है वो इससे आएगी पारंपरिक धारणा। और इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक बाहरी सुरक्षा और दूसरी आंतरिक सुरक्षा। अपारंपरिक जो धारणा होती है उसके अंदर विश्व के लोगों की सुरक्षा क्या होगी? विश्व के लोगों की सुरक्षा। विश्व के लोगों की सुरक्षा ये भी दो प्रकार की होती है, एक मानवता की सुरक्षा और दूसरी विश्व की सुरक्षा। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक तो क्या होगी? मानवता की सुरक्षा, मानवता की सुरक्षा, और दूसरी विश्व की सुरक्षा। विश्व की सुरक्षा वो इसके अंदर आएगी। अब हम देखते हैं पारंपरिक जो धारणा है उसमें बाहरी और आंतरिक दो प्रकार के होते हैं। तो बाहरी सुरक्षा है उसमें कौन कौन से तत्व है वो आते हैं। तो उसमें आएंगे, देखो, सैन्य शक्ति, सैन्य सुरक्षा, नरसंहार। जो बाहरी सुरक्षा है उसमें कौन कौन से आएंगे? सैन्य सुरक्षा, नरसंहार, शक्ति संतुलन, गठबंधन, इन सब के बारे में अपन बाहरी सुरक्षा के रूप में अध्ययन करेंगे। और आंतरिक जो सुरक्षा होती है उसमें क्या है? कानून की व्यवस्था, अलगाववाद, गृह युद्ध, आतंकवाद, इन सारे जो आंतरिक खतरे हैं उनसे सुरक्षा के बारे में अपन विचार करेंगे। और जो अपारंपरिक धारणा है उसके अंदर हम पढ़ेंगे मानवता की सुरक्षा और साथ में ही विश्व की सुरक्षा, जैसे आतंकवाद, महामारी, ग्लोबल वार्मिंग, जो पूरे विश्व स्तर पे एक समस्या बनी होती है जिसमें केवल एक देश को ही नुकसान नहीं बल्कि कई देशों को नुकसान होता है, उससे सुरक्षा के बारे में विचार करेंगे। और मानवता की सुरक्षा यानी विश्व के राष्ट्र के साथ, ये विश्व राष्ट्र के साथ साथ विश्व में जो लोग हैं, जो मानव है, उनकी भी सुरक्षा करना जरूरी है। जिसके बारे में जैसे भूख है, अकाल, महामारी या कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनसे मानव की सुरक्षा करना होता है।
तो शुरू करते हैं अपन एक एक के बारे में विस्तार से। बाहरी जो सुरक्षा है, यानी जो पारंपरिक धारणा है उसका पहली जो सुरक्षा बाहरी और दूसरी आंतरिक सुरक्षा। तो बाहरी सुरक्षा में पहला क्या हुआ, सैन्य शक्ति। सैन्य सुरक्षा है वो कैसे किया जाएगा, तो पहला है वो सैन्य सुरक्षा है। अब सैन्य सुरक्षा का मतलब बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत सैन्य खतरे को सबसे ज्यादा खतरनाक समझा गया है। यानी बाहरी सुरक्षा को लेकर अगर किसी देश पे बाहरी किसी देश ने आक्रमण कर दिया तो सैन्य सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा खतरा है वो समझा गया। खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है। क्या होता है, खतरे का स्रोत जो होता है वो कोई दूसरा देश होता है, दूसरा मुल्क होता है। सैन्य हमले में सिर्फ सैनिकों को ही नहीं मारा जाता, इसमें आम नागरिक भी मारे जाते हैं। जो सैन्य हमला होता है इसमें सेना के साथ में युद्ध होता है, उस हमले में केवल सैनिक ही नहीं मारे जाते, सैनिकों के साथ साथ जो आम नागरिक होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं और निहत्थे आम जो लोग होते हैं उनको भी निशाना बनाया जाता है। और उनको निशाना क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उनको निशाना बना करके और कोई भी देश है वो क्या करता है कि वहां की सरकार है उसके हौसले तोड़ देता है। सैन्य हमलों से किसी देश पर हमले द्वारा वहां की सरकार का हौसला तोड़ा जाता है। सैन्य हमला करके करके और वहां की जो सरकार है उसका हौसला है वो कम कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। बाहरी सुरक्षा में हमें खतरा पड़ोसी मुल्क से हो सकता है। अब दूसरी ये जो बाहरी सुरक्षा है इसमें खतरा किससे होता है, ज्यादातर खतरा अपने पड़ोसी मुल्क से होता है, अपने सीमावर्ती जो मुल्क होते हैं उन्हीं से खतरा होता है। हमें पता होता है कि पड़ोस का कौन सा देश ज्यादा ताकतवर है, अर्थात हमें किससे ज्यादा खतरा हो सकता है, हमें ये हम भाप लेते हैं, हम अंदाजा लगा लेते हैं जो अपने आसपास के पड़ोसी मुल्क है उनमें से कौन सा देश है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और किस से हमें ज्यादा खतरा हो सकता है। किसी प्रकार के युद्ध, किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में तीन विकल्प हो सकते हैं। अगर कोई हमले होते हैं, आक्रमण होते हैं तो उन स्थितियों में उनके पास तीन विकल्प है वो मौजूद होते हैं। पहला विकल्प है आत्मसमर्पण करना, क्या कर देना, या तो उस राष्ट्र के सामने क्या कर देना, आत्मसमर्पण कर देना। और ये आत्मसमर्पण करने से वो क्या कर सकता है, युद्ध को रोक सकता है या हटा सकता है। जो आत्मसमर्पण करते हैं इस नीति को कोई भी देश अपनी सुरक्षा नीति के अंदर नहीं दर्शाता। मतलब अपनी सुरक्षा नीति है उसमें वो कभी ये नहीं दर्शाता कि वो किसी दूसरे राष्ट्र के सामने क्या कर देगा, आत्मसमर्पण है वो कर देगा। आगे दूसरा है दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए ही मान लेना। दूसरा क्या विकल्प होगा कि दूसरा जो पक्ष है उसकी बात को, वो जो चाहता है उसकी बात को युद्ध किए बिना ही मान लेना क्या कहलाता है, यह भी युद्ध से बचने का क्या है, एक तरीका है, विकल्प। दूसरे पक्ष की बात को यानी मान लेना, और इसमें क्या है, या तो युद्ध को सीमित रखा जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, इसे हम रक्षा भी कहते हैं। और आत्मसमर्पण है इसमें सीमित ये रखना, इसको अपन क्या कहते हैं, अपरोध कहते हैं। युद्ध हो जाने पर अपनी रक्षा करना या हमलावर जो होता है उसको पराजित करना। ये जो तीसरा विकल्प है, युद्ध अगर हो गया तो या तो अपनी रक्षा करना या जो हम पे हमला कर रहा है उसको क्या कर देना, पराजित कर देना। आगे है शक्ति संतुलन, बाहरी सुरक्षा का, ये बाहरी सुरक्षा में है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन क्या होता है, शक्ति संतुलन का मतलब सीधा सीधा होता है अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना। और सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए आपको अपनी आर्थिक और प्रौद्योगिकी है उसको भी बढ़ाना होगा। कोई देश अपने आस पड़ोस अड़ोस पड़ोस में देखने पे पाता है कि कुछ मुल्क छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं। कोई देश अपने आसपास के देशों को अड़ोस पड़ोस में देखता है तो वो क्या देखता है कि कुछ तो देश छोटे हैं, कुछ राष्ट्र बड़े हैं। इससे उनको इशारा मिल जाता है कि भविष्य में किस देश से उसे खतरा हो सकता है, इशारा मिल जाता है, अंदाजा लगा लेते हैं। मिसाल के लिए कोई पड़ोसी देश संभव है या नहीं कहे कि वह हमले की तैयारी में जुटा है, हमले का कोई प्रकट कारण भी नहीं जान पड़ता हो, फिर भी
ये देख कर कि कोई देश बहुत ताकतवर है या अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में वह हमलावर हो सकता है। कोई जो देश है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, और उसको देखकर ऐसा अंदाजा अनुमान लगा सकते हैं कि ये राष्ट्र है वो कभी न कभी हम पे हमला कर सकता है। इस वजह से, और उस हमले से बचने के लिए, उससे सुरक्षा करने के लिए, इस वजह से हर सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर संवेदनशील रहती है, और इस बात को लेकर यानी भविष्य में हमला हो सकता है अंदाजा लगाते हैं। इस बात को लेकर हर सरकार, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की जो सरकार है, वो दूसरे देश से अपनी शक्ति संतुलन यानी अपने आप को, सैन्य ताकत को, अपने हथियारों वगैरह की शक्ति को बढ़ाने में हमेशा क्या रहती है, संवेदनशील रहती है। कोई सरकार दूसरे देश से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है, अपने शक्ति संतुलन को बढ़ाने के लिए कि हम हैं उनसे ज्यादा ताकतवर हो जाएं। अगर भविष्य में वो कभी हम पे हमला भी कर सकता है तो हम अपनी सुरक्षा आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी शक्ति संतुलन को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। जो देश नजदीक हो, जिसके पास या जिन अतीत में लड़ाई हो चुकी हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पर खास तौर पे जोर दिया जाता है। जो देश अपने पड़ोसी मुल्क हो, उसके साथ कभी अनबन हुई हो, कभी लड़ाई हुई हो, तो उसको लेकर के, उससे तुलनात्मक रूप से लेकर अपनी शक्ति को हमेशा अपने पक्ष में करने पे जोर दिया जाता है। शक्ति संतुलन बनाए रखने की यह कवायद ज्यादातर अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने में होती है। शक्ति संतुलन को बढ़ाने में, शक्ति संतुलन को बनाने के लिए ज्यादातर जो कोशिश है वो क्या होती है, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना। और सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको आर्थिक और प्रौद्योगिकी ताकत की महत्वपूर्ण होती है। आपको आर्थिक रूप से या प्रौद्योगिकी रूप से आपको अधिक ताकतवर होना जरूरी है, क्योंकि सैन्य शक्ति का आधार ही यही है। सैन्य शक्ति का आधार ही क्या है, आर्थिक और प्रौद्योगिकी है। अब एक और बच गया गठबंधन। गठबंधन गठबंधन क्या होता है, कोई भी जो राष्ट्र है वो अपनी सुरक्षा के लिए कई बार क्या करता है, अनेक देशों को मिलाकर एक गठबंधन बनाता है। और गठबंधन से क्या होता है, गठबंधन में के संधि हस्ताक्षर होते हैं कि अगर इस गठबंधन पे किसी ने भी क्या किया, हमला किया, तो उसको रोकने के लिए वो सभी एक साथ रहेंगे और उसको रोकेंगे। उसकी बात करें तो देखो, जब द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद में जब शीत युद्ध का दौर चला, तो उस समय अमेरिका ने एक गठबंधन बनाया था। अमेरिका ने नाटो की स्थापना की, और इसके साथ ही सोवियत संघ था, उसने भी क्या किया, गठबंधन यूएसएसआर का गठन है वो किया था। ठीक है, इसने नाटो गठन किया, यूएसएसआर का गठन किया था। और गठबंधन में क्या होता है, वो अपनी सुरक्षा और सैन्य हमले को रोकने के लिए, उससे अपनी रक्षा करने के लिए कदम उठाते हैं। और ये एक लिखित संधि होती है जो औपचारिक रूप से होती है। इसमें सभी देश है, इसमें एक बात है वो बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि खतरा किससे है और उस खतरे से किस तरीके से निपटा जाए। गठबंधन है वो हमेशा क्या है, राष्ट्रीय हितों से संबंधित होता है। राष्ट्रीय हित हैं उन पे आधारित होता है। जैसे ही राष्ट्रीय हित बदल जाते हैं, गठबंधन भी बदल जाता है। राष्ट्रीय हित के बदलने के साथ साथ ही गठबंधन बदल जाता है। जैसे उदाहरण अपन बात करें तो 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ एक इस्लामी उग्रवादी समूह था, जिसने सोवियत संघ के खिलाफ उग्रवाद फैलाया। और उस समय क्या हुआ, ये जो अलकायदा है, इस्लामी उग्रवादी समूह है, जिसमें ओसामा बिन लादेन है, वो उसका क्या था, मुखिया था। 80 के दशक में इसने सोवियत संघ में उग्रवाद फैलाने का कार्य किया, और उस समय अमेरिका है वो क्या थी, चुपचाप थी, मतलब कोई रिएक्शन नहीं कर रही थी, चुपचाप थी। लेकिन जब इसने क्या किया, ओसामा बिन लादेन ने 11 सितंबर 2001 में 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला करते ही क्या, अमेरिका है वो अब इसके क्या हो गई, इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसके, अलकायदा जो समूह था,
अलकायदा समूह था, अलकायदा समूह किसका था? जो ओसामा बिन लादेन उसका मुखिया था, एक उग्रवादी समूह था। उसने क्या कर दिया, 80 में तो अमेरिका चुपचाप रही, क्योंकि ये उन पे हमारा यूएसएसआर है, वहां उग्रवाद को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन जब जैसे ही इसने अमेरिका पे 11 सितंबर 2001 को हमला किया, उसने इसके खिलाफ आ गई, और अंत में अमेरिका के हाथों ओसामा बिन लादेन है वो 2011 में मारा गया था। तो इस तरीके से जैसे ही राष्ट्रीय हित वो समाप्त हो जाते हैं, ये उसी तरीके से ये अपने आप गठबंधन है वो भी बदल जाता है। आगे है सुरक्षा के बाहरी उपाय। जो सुरक्षा के बाहरी, सैन्य शक्ति को मजबूत करना, अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना, शक्ति संतुलन करना, युद्ध के लिए तैयारी रखना, अगर कोई देश कभी भी आग पे हमला करता तो उसके लिए हमेशा तैयार रखना, शक्ति संतुलन स्थापित करना, और गठबंधन की नीति को अपनाना। गठबंधन के द्वारा ही क्या होता है, सैन्य शक्ति है वो मजबूत होती है। अब अगला है आंतरिक सुरक्षा। पारंपरिक जो सुरक्षा है, राष्ट्र की सुरक्षा, उसमें बाहरी सुरक्षा के बारे में हमने अध्ययन किया। सैन्य सुरक्षा, नरसंहार कैसे होता है, शक्ति संतुलन और गठबंधन, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। अब बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा है उसके बारे में। जो कानून व्यवस्था, अलगाववाद है, या फिर गृह युद्ध जैसी अन्य समस्याएं हैं। आंतरिक जो समस्याएं होती है, इसमें ऐसा माना जाता है कि हमें खतरा देश की सीमा के रेखा के अंदर से होता है। आंतरिक सुरक्षा में खतरा हमें किसी दूसरे मुल्क से नहीं होता, किसी दूसरे राष्ट्र से नहीं होता, जब बल्कि खतरा है वो हमें अपनी सीमा के अंदर ही, उस देश की राष्ट्र की सीमा के अंदर ही खतरा होता है। और इनमें कौन कौन से घटक, हिंसा, हिंसा की घटना, कई बार हिंसा भड़क जाती है, किसी मुद्दे को लेकर हिंसा हो जाती है और उससे बहुत सारा नुकसान होता है, नरसंहार होता है, तो उनसे क्या सुरक्षा करना। सांप्रदायिक हिंसा है वो भड़क जाती है, कई बार जनता में सरकारों के विपरीत अलगाववाद की भावना है वो पैदा हो जाती है, कहीं कहीं जातीय हिंसा या जातीय संघर्ष हो जाता है, जैसे हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, लीटे के समूह को लेकर के तमिलों के भी जातीय संघर्ष से श्रीलंका में छिड़ा था। नक्सलवाद और राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी आंतरिक सुरक्षा है वो प्रभावित होती है। गृह युद्ध हो जाते हैं कई बार किसी भी मुद्दे को लेकर, जैसे धर्म के मुद्दे को लेकर या अन्य किसी मुद्दे को लेकर गृह युद्ध हो जाते हैं, और उनसे भी क्या आंतरिक जो सुरक्षा है वो खतरे में रहती है। आंतरिक खतरे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, बाहरी जो खतरे होते हैं उनसे ज्यादा मानते हैं कि आंतरिक खतरे हैं वो अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें ज्यादा लोग हैं वो मारे जाते हैं। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या है? सुरक्षा करने से अपने आप को परंपरागत जो तरीके आ रहे हैं वो कौन से हैं? हिंसा का इस्तेमाल कम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हिंसा जो हो रही है उसको रोकना चाहिए, कम इस्तेमाल करना चाहिए। न्याय युद्ध होना चाहिए, अगर युद्ध जरूरी है, न्यायिक है तो ही होना चाहिए। युद्ध संसाधनों का सीमित प्रयोग करना चाहिए। युद्ध में जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, जैसे आपके पास कई तरीके के आधुनिक हथियार हैं, उनका प्रयोग सीमित करना चाहिए। युद्ध उचित कारणों, आत्मरक्षा और दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए होना चाहिए। युद्ध तभी होना चाहिए जब इसके उचित कारण हो, कोई वाजिब या उचित कारण हो तो ही युद्ध होना चाहिए। आत्मरक्षा, अपनी रक्षा के लिए युद्ध होना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए अगर आपको युद्ध करना पड़े तो ही हो। या दूसरे के जनसंहार को बचाने के लिए, जनसंहार नहीं हो दूसरी जगह पे, उनसे उनको बचाने के लिए युद्ध है वो होना चाहिए। जनसंहार यानी जनहानि है वो नहीं हो। युद्ध रत सेना को संघर्ष विमुख शत्रु, युद्ध रत सेना जो युद्ध में युद्ध कर रही है उस सेना को संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति, आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को नहीं मारना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति निहत्था है, संघर्ष के विपरीत है, उसके पास हथियार नहीं है, वो आपके सामने आत्मसमर्पण कर रहा है, तो उस व्यक्ति पे आप हथियारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए या उसे नहीं मारना चाहिए। सेना का उतना ही प्रयोग किया जाए जितना आत्मरक्षा के लिए काफी हो या आवश्यक हो। आप युद्ध में सेना का उतना ही प्रयोग कीजिए जितना क्या है,
आत्मरक्षा अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक होता हो या काफी हो। बल प्रयोग तभी करें जब सारे उपाय असफल हो जाए। बल का प्रयोग आपको तभी करना चाहिए जब आपने किसी मसले को, किसी विवाद को बातचीत से हल किया, सारे जो आपके पास उपाय उपलब्ध हैं वो कर लिए, उसके बाद भी अगर नहीं समस्या का हल हो रहा, तभी आपको बल प्रयोग करना चाहिए। निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा विश्वास की बहाली। निशस्त्रीकरण की मांग है। निशस्त्रीकरण क्या होता है कि सभी राज्य, चाहे उनका आकार, ताकत, प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों के बाज आए, यानी कोई भी देश, सभी जो राज्य हैं उनका आकार हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, छोटा हो, ताकतवर, कोई ज्यादा ताकतवर है, कोई कम ताकतवर है, किसी के पास प्रभाव है, उसका दबदबा है, वो कम है, ज्यादा है, उनको क्या करना चाहिए, कुछ खास किस्म के हथियार है उनसे बाज आना चाहिए, उनका उपयोग है वो नहीं करना चाहिए। इनके लिए 1972 में जैविक हथियार संधि हुई थी। 1972 में कौन सी संधि हुई थी? जैविक हथियार संधि हुई थी, जिसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। और 1992 में जो संधि हुई थी उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक हथियार संधि के वेपन्स कन्वेंशन। इन इन ये जो संधियां हुई थी, इनमें कुछ 151 देश और 181 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इन संधियों में ऐसे हथियारों को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया। कौन से? जो खास प्रकार के हथियार थे जिनसे ज्यादा नुकसान होता है, उन प्रकार के हथियारों को बनाना और उनको रखना क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था, रोक लगा दी गई थी। BWC संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या 155 थी, और CWC केमिकल वेपन्स कन्वेंशन संधि, उस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या कितनी थी? 181 थी। इन दोनों संधियों पर दस्तखत करने वालों में सभी महाशक्तियां शामिल है। जो महाशक्तियां थी, जिनके पास बड़े बड़े हथियार उपलब्ध थे, वो सभी है उसके अंदर क्या शामिल हो रहे थे। लेकिन महाशक्तियां, अमेरिका, ये कौन सी है? अमेरिका है, ये लिखने में गलती हुई, ये क्या है? अमेरिका और सोवियत संघ सामूहिक संहार के अस्त्र हैं, यानी पारंपरिक परमाणविक हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहती थी। इन संधियों पे हस्ताक्षर करने वाली लगभग महाशक्तियां थी, सभी थी, लेकिन उनमें अमेरिका और सोवियत संघ ऐसी शक्तियां थी जो नहीं चाहती थी कि परमाणु हथियार उनको छोड़ा जाए। परमाणु हथियारों को विकल्प वो छोड़ना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि यह है सेना में शामिल रहने चाहिए। इसलिए दोनों ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया, और इसलिए दोनों ने क्या किया? अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया। आज के वीडियो में इतना ही। आगे का चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।